ये कहा था अमित शाह जी ने हैदराबाद में जाकर कि इस बार मेयर हमारी ही बनेगी, लेकिन लगता ऐसा है कि किंग मेकर हैदराबाद वाले ही रह गए। अंजना जी, इन चुनावों के परिणाम बहुत स्पष्ट और विशिष्ट हैं, वेरी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। सबसे बड़ा काम जानते क्या हुआ? हम जो पिछले नगर निगम में अप्रासंगिक दल थे 4 सीटों वाले, आज हम हैदराबाद की राजनीति के धुरी हो गए। आज सबकी लड़ाई हमसे, एमआईएम की लड़ाई हमसे, टीआरएस की लड़ाई हमसे, कांग्रेस की लड़ाई हमसे। तो आज हम राजनीति के केंद्र में हैं और सारी राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। हम सत्ता में रहें या प्रतिपक्ष में, हैदराबाद नगर निगम में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। लेकिन आपने सीटें तो उनकी आप घटा नहीं पाए। जो आप कह रहे थे हैदराबाद का नाम बदल देंगे, भाग्यनगर कर देंगे, वो भाग्य तो आपका खुला नहीं। हैदराबाद वाले तो उतनी ही सीटें लेकर आ गए लगभग। देखिए, इन चुनावों में बढ़े तो सिर्फ हम हैं, बाकी या तो घटे हैं या अपनी जगह पे खड़े हैं। तो भाई, एक तो वो थे जिनकी सत्ता थी तेलंगाना में, वो 99 से घट गए, और दूसरे एमआईएम वाले जो पूरी सीटों पर लड़े ही नहीं। तो अगर पूरी सीटों पर लड़ के समर्थन प्राप्त किया तो हम ही ने किया, और मैं ये कह सकता हूं कि यह हैदराबाद की राजनीति में एक मील का पत्थर है और भविष्य में हैदराबाद के भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। कि आपकी पिच पर बीजेपी के लिए बैटिंग बड़ी आसान रही। देखिए ना, पहली ही पारी में जिस तरह से उन्होंने इस बार ताकत झोंकी अपनी हाई इलेक्शन वोल्टेज के साथ, उसमें 4 से वो 46 पर पहुंच गए। नहीं, बीजेपी ये क्यों नहीं कह रही है कि 150 सीट पे लड़े थे, 4 से वहां पहुंच। भाई 150 सीट पे लड़े, आपका सक्सेस रेट क्या है? और आप ये बता दीजिए कि सिकंदराबाद से पार्लियामेंट से, जहां से किशन रेड्डी आपके एमओएस हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि 40 डिवीजन में से टीआरएस ने 18 सीट जीते, बीजेपी ने 13 जीती और एआईएमआईएम ने सिकंदराबाद में 9 जीते? तो हम तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स जीते, टीआरएस के 18, बीजेपी के 13। अब हैदराबाद में आ जाइए, हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने 34 सीट पर लड़े और 33 पर हम जीत गए, 10 पे बीजेपी जीती। तो ये कौन सा बीजेपी बात कर रही है? अरे भाई, आप 150 पे लड़े, हम लोग 51 पे लड़े। सुधांशु जी, अगर हम लड़ लेते 70-80 तो शायद मैं समझता हूं कि मुझे लड़ना चाहिए था। तो क्यों नहीं लड़े सर? आपको तो अंदाजा होना चाहिए कि अमित शाह जी कह रहे थे टीआरएस के साथ आपका इलू इलू चलता है। आफ्टर थॉट आपसे, हाँ मैडम, हमारा तो हाल ये है ना कि अमित शाह के साथ हमारा बिहार में लुलू लुलू चल रहा था, या इलू इलू चल रहा है? ये क्या बात है? जहां हम लड़ते हैं वहां पर इनके साथ इलू इलू, वहां पर लुलू लुलू। अरे कि पॉलिटिकल पार्टी है, कोई मजाक है? हमारी जो स्ट्रेंथ होगी, हमारा जो फैसला होगा, हम उस पर लड़ेंगे। अगर आप, इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी 48 जीती, तो क्या बीजेपी को शिकायत मुझसे है कि मैं ज़्यादा सीट नहीं लड़ा? तो ये बताना चाहिए। और बीजेपी को 15% वोट, तो उनको उसमें 35 में तो सिर्फ टीडीपी और कांग्रेस का वोट है। और बीजेपी एक नेशनल पार्टी आकर रीजनल फीलिंग का असेंबली में मुकाबला करेगी तो ठीक है, देख लेंगे वो भी क्या होता है आगे जाके 2023 में। यूं ही ख्वाब सजा लिए 2023 के सुधांशु जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमको उपदेश दे रहे हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सलाउद्दीन ओवैसी जी के जमाने से, कि हैदराबाद पे तो टोटल कंट्रोल इनका था, और आज अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम पूरे हैदराबाद में लड़े ही नहीं। तो जनाब, तीसरी पीढ़ी आने तक तो आप लड़े नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम जो है ख्वाब सजो रहे हैं। हकीकत तो ये थी अंजना जी, दोनों मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। आप सोचिए, वो पार्टी जिसकी 4 सीटें थी, सारी पेशबंदी, 2 क्यों कहूं, तीनों पार्टियों की सिर्फ हमारे खिलाफ थी। तो हम 1:3 के रेशियो में आए, और अपने मुंह से खुद कबूला है ओवैसी जी ने कि टीडीपी और कांग्रेस का वोट हमारी तरफ आया। ये खुद एक्सेप्ट किए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम खामखा में ख्वाब की बात कर रहे हैं। अरे ये भी तो एक सच्चाई है ना कि पिछले लोकसभा चुनाव में ओवैसी जी की सीट पे टीआरएस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था ना। तो कहीं ना कहीं पीछे सबको पता है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो इन लोगों के बीच में आपस में सुरताल मिलाकर ये लोग बैठते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब ये पोलराइजेशन की बात कही जाती है कि बीजेपी ने पोलराइजेशन कर दिया, ये बताइए, ये तो वही आंध्र प्रदेश है ना, अविभाजित आंध्र प्रदेश, जिसमें ऐसा विचित्र अध्यादेश सरकार ने पारित किया था कि 5% मुसलमानों को आरक्षण, अल्पसंख्यकों को नहीं,
मुसलमानों को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। वो पोलराइजेशन नहीं था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। फिर कर्नाटक में वही किया, 5% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, फिर कोर्ट ने रोक दिया, वो भी सेकुलर संगीत था। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधन पे, वो अभी पोलराइजेशन नहीं था, सेकुलर संगीत था। और जब हम विरोध करते हैं इसका तो वो पोलराइजेशन। आप भी दाद देते हैं कि ताकत तो पूरी झोंकते हैं, बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं। कांग्रेस आपने खुद ही कहा वहां पर सांस आखिरी ले रही है, लेकिन सवाल यही है कि 4 से 48 पर गए, दूसरी नंबर की पार्टी बन गए सर। नहीं, पहले तो सुधांशु जी को मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में टीआरएस का कैंडिडेट मेरे खिलाफ था। आप चेक कर लीजिए, आपको शायद नहीं मालूम होगा। दूसरी बात यह कि आपने 5% रिजर्वेशन की बात की। सुधांशु जी, 4% रिजर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। आपने फिर से गलत कहा कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में आपके चीफ मिनिस्टर है, आप इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आप उनको फ़ोन मिलाकर कह दीजिए कि सर कर्नाटका के मुसलमानों को रिजर्वेशन आप क्यों दे रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार कंटिन्यू कर रही है, तो देश को पता तो चल जाएगा ना कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको आप जो संविधान में प्रोविज़न है मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको मिलता है, रिलीजन के नाम पे नहीं मिलता है। सुधांशु जी, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। अब रहा सवाल कि आप ताकत झोंक दिए, सब झोंक दिए। अरे भैया, हैदराबाद में क्या हुआ सुधांशु जी? हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में तो आपकी नहीं दाल गली। आप कहाँ पर जीते मैं बता रहा हूँ आपको, सिकंदराबाद का डेटा दे दिया। मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में जहाँ पर एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे आपने जीता। अब अगर आप ये कहेंगे कि हैदराबाद जीएचएमसी के इलेक्शन से हमको ये लग रहा है कि हम तेलंगाना जीत जाएंगे, सुधांशु जी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अभी 3 साल बाकी हैं, हमको पूरा यकीन है कि कैसे आपसे मुकाबला करना। मगर ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि आपका होम मिनिस्टर, केंद्र मंत्री और एमओएस हैदराबाद का है, उसको खुद पता नहीं है कि आपकी पार्टी कह रही है कि 30,000 रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में है, इतने अफगानी यहां पर है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी खुद आपके गृह मंत्री जनाब अमित शाह को बदनाम कर रही है झूठ बोलकर। तो बताइए ना, ये सब आपका काम नहीं किया, आपने नेगेटिव कैंपेन चलाया और नेगेटिव कैंपेन का सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आप हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, आप देख लेंगे 8 से 12 महीने के अंदर आपको इस प्रोग्राम के जरिए आपको खुद मालूम चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर।